हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो इस चैप्टर में हम लोग वन बाय वन हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को अच्छे से करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कह रहा है एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेज इन योर सराउंडिंग्स, दीज चेंजेज में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। कह रहा है प्रत्येक दिन आप अपने दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तनों को देखते होंगे और इस परिवर्तन में एक या एक से ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व होता है या पदार्थ इन्वॉल्व होता है। अब चेंजेज आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये अलग का बात है, लेकिन चेंज तो चेंज है, परिवर्तन तो है और आप में भी परिवर्तन है। जैसे आप पहले बच्चे थे, अब सियाने हो गए होंगे। तो इस प्रकार से हम चेंजेज हर जगह देखते हैं। अब क्या क्या चेंजेज हम देखते हैं अपने एवरीडे लाइफ में या अपने सराउंडिंग्स में, उनको हम लोग उदाहरण के रूप में दिया गया है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले कह रहा है कि आप अगर चीनी को पानी में घोलते हैं, इससे आप कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, बेसिकली कहें शरबत बनाते हैं। उसके अलावा क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि दूध से दही को जमाया जाता है। उसके बाद आप क्या देखते हैं, दूध का खट्टा हो जाना, मिल्क बिकम्स सावर। उसके अलावा आप क्या देखते हैं, स्ट्रेच्ड रबर देखते हैं कि अगर रबर को आप खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स में आप चेंज देखते हैं। चेंज क्या क्या चीज़ में देखते हैं, तो दूध का टेस्ट बदल जा रहा है, आप देखते हैं कि दूध का स्टेट बदल जा रहा है। जो दूध पहले लिक्विड में था, दही जमाने पे वो सॉलिड के फॉर्म में हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि रबर का लंबाई बढ़ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स जो था उसमें चीनी गायब हो जा रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट बदल जा रहा है। तो ये सारे प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं ये चेंजेज को शो कर रहे हैं। और कह रहा है इसके साथ ही आपको एक टास्क दे रहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेज यू हैव नोटिस्ड अराउंड योर सेल्फ। मीन्स आप अपने आसपास में जो भी 10 चेंज ऐसे खोजिए और उसका लिस्ट बनाइए जो आप अपने आसपास में देख रहे हैं। इसके साथ ही आगे कह रहा है कि ब्रॉडली दीज चेंजेज आर ऑफ 2 काइंड्स। मीन्स ये जो परिवर्तन है 2 प्रकार के हो सकते हैं जो आपको आपके सिलेबस में चैप्टर में पढ़ना है। पहला है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि टाइप ऑफ चेंजेज कितने हैं तो आप बोलिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेज, वन इज फिजिकल चेंज एंड अदर इज केमिकल चेंज। अब इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, 5 एक्टिविटीज़, और उन एक्टिविटीज़ के जरिए पहले फिजिकल चेंज को समझाने का कोशिश किया गया है। तो हम लाइन बाय लाइन एक्टिविटी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग हो जाएगा। तो हम सीधा समझते हैं। पहला एक्टिविटी में क्या कह रहा है, 5.1 में कह रहा है कि आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उसको 4 पीस में क्या कीजिए, कट कीजिए या फाड़िए। और उसके बाद फिर आपको कह रहा है कि उस चारों पीस को आप अरेंज करिए। तो अब बोल रहा है आपको क्या क्या आप उस चारों पीस को एक पीस में बदल सकते हैं, फिर से पहले जैसा पेपर बना सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि नहीं बना सकते हैं। अब आप ये बेतुका जवाब नहीं देंगे कि आप इसको इंडस्ट्री में ले जाएंगे, रिसाइकल करेंगे और पेपर को 1 पीस में बदल देंगे। क्या आप अपने घर में जो संसाधन है उसके मदद से उस 4 पीस ऑफ पेपर को 1 पीस में बदल सकते हैं? ऑब्वियस है आपका जवाब होगा कि नहीं बदल सकते हैं। तो ये भी एक चेंज है और किस प्रकार का चेंज है ये हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या बता रहा है, नेक्स्ट एक्टिविटी में बता रहा है कि कलेक्ट करिए चॉक डस्ट। मीन्स जो आपका चॉक होता है जो आप स्कूल में यूज करते हैं लिखने के लिए, उस चॉक डस्ट को आपको कलेक्ट करना है, उसके पाउडर को जो झड़ जाता है नीचे, और उसको फिर से पानी के मदद से पेस्ट बना करके क्या आप पहले जैसा बना सकते हैं उसको। तो क्या ये चेंज होगा? तो बिल्कुल चेंज होगा। और किस प्रकार का चेंज होगा ये हम आगे समझेंगे। तीसरा एक्टिविटी में क्या कह रहा है, आपको आइस लेना है एक ग्लास में और उस आइस में से कुछ आइस को पिघला देना है। तो आपके पास अब क्या बचेगा, कुछ आइस और कुछ पानी का मिक्सचर। अगेन क्या करना है, उसको आपको फ्रीज कर देना है, जिससे क्या होगा, वापस से वो पानी जम जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ये एक चेंज है? तो बिल्कुल चेंज है। चेंज क्या चीज़ में हो रहा है, तो स्टेट में हो रहा है, अवस्था में हो जा रहा है। अब पेपर के केस में क्या चेंज हो रहा था, चेंज हो रहा था शेप और साइज में चेंज हो रहा था। वहीं नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या कह रहा है, आपको कुछ वाटर लेना है और उसको बॉयल करना है। वाटर को बॉयल करिएगा तो ऑब्वियस है कि उसमें से वाटर वेपर इवेपोरेट होगा, पानी का भाप बन करके ऊपर उठना स्वाभाविक है। अब आपको क्या करना है, एक पैन ले लेना है, पैन को उस भाप के ऊपर लगाना है और फिर कुछ देर के बाद देखना है कि क्या पैन पे आपको कुछ वाटर वेपर मिल रहा है। तो ऑब्वियस है कि मिल रहा है। यहाँ पर चेंज क्या चीज़ का है, यहाँ पर चेंज स्टेट का है कि वो लिक्विड से वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 5.4 था एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखेंगे 5.5। 5.5 में क्या कर रहा है, आपको हेक्सा ब्लेड लेना है जो कि मेटल का बना होता है और उस हेक्सा ब्लेड को आपको फ्लेम पे रखना है। फ्लेम मीन्स आग पे रखना है और कुछ देर तक होल्ड करना है। आप क्या देखेंगे कि जो पोर्शन, जो इंड आग के ऊपर होगा, फ्लेम के ऊपर होगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाएगा। ये रेडिश कलर क्या शो कर रहा है, चेंज इन कलर शो कर रहा है। तो पूछ रहा है क्या ये चेंज है? बिल्कुल चेंज है, क्योंकि पहले रेड नहीं था, अब रेड हो चुका है। तो ये सारे चेंजेस हमको जानने थे। अब आगे हम क्या देख रहे हैं, इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, 5 एक्टिविटी को पढ़ने के बाद हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं। तो हम कंक्लूड कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस
आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी एक क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वह होता है, वैसा प्रॉपर्टी है, वैसा गुण है, वैसा नेचर है जो आकार, प्रकार, रंग, स्टेट इन सब में बड़ी परिवर्तन होता है, या ये सारे चीज़ को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कैटेगरी में क्या क्या चीज़ को रखते हैं, तो शेप को रखते हैं, साइज को रखते हैं, कलर को रखते हैं, स्टेट ऑफ सब्सटेंस को रखते हैं। तो ये सारे चीज़ को हम कंबाइंडली फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब चेंज को हमको पढ़ना है, हमको तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना नहीं, हमको फिजिकल चेंज पढ़ना है। तो फिजिकल चेंज को जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी तो समझ गए। अब कह रहा है चेंज इन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मीन्स वैसा चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी बदलता है, उसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। मतलब फिजिकल मतलब क्या हुआ, जो बाहरी है, जिसको आप देख सकते हैं, जो शेप में हो सकता है, जो स्टेट में हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी में होने वाले चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंज आप समझ गए, फिजिकल चेंज वैसा चेंज है जो फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है, जैसे स्टेट हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, ये सारी चीज़। आगे क्या कह रहा है, फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बैक कर सकते हैं। बैक कर सकते हैं मतलब पहले की अवस्था में ले जा सकते हैं, वैसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, और वैसे चेंज को हम लोग रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। मीन्स फिजिकल चेंज इज ए काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज। या बोले कि फिजिकल चेंज का एक पॉइंट बताओ, एक प्रॉपर्टी बताओ, तो आप बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज वैसा चेंज है जो रिवर्सिबल होता है, जिसको हम लोग वापस पहले की अवस्था में ले जा सकते हैं। कह इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब इस प्रकार के चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। उदाहरण के लिए अगर आप बर्फ़ को पानी बना दे रहे हैं, तो अगेन आप उस पानी को बर्फ़ फ्रिज में डाल देना है तो वो बर्फ़ बन जाएगा। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, स्टेट में हुआ, लेकिन पानी का फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। बर्फ़ का भी फॉर्मूला क्या रह जाएगा, H2O रह जाएगा। मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई परिवर्तन नहीं आया है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है, बस क्या चेंज हुआ है, उसके स्टेट में चेंज हुआ है। मीन्स नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो फिजिकल चेंज का आप दो प्रॉपर्टी जान गए, पहला प्रॉपर्टी की यह रिवर्सिबल है, और दूसरा प्रॉपर्टी की कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी का फिजिकल चेंज का दो प्रॉपर्टी था। आगे हम लोगों को केमिकल चेंज बोल रहा है। केमिकल चेंज क्या है, इसको समझना है। कह रहा है कि ए चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन से तो आप परिचित होंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना लोहे में, लोहे के ऑब्जेक्ट में। कह रहा है इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। अब रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान में रखना है कि रस्ट होता क्या है। तो रस्ट वही है कि जब आप किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को या पीस ऑफ आयरन को ओपन में रखते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर चढ़ जाता है, उसी ब्राउनिश लेयर को हम लोग रस्ट बोलते हैं। और यह जंग लगने की प्रक्रिया को रस्टिंग बोलते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। कह रहा है आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड, ये सब जो होते हैं, आयरन बेंच, जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट हैं, उन सब पे रस्ट लगता है। अब रस्ट लगने के लिए 3 कैटेगरी होता है, क्राइटेरिया होता है। आपको पता ही होगा कि वाटर वेपर होना चाहिए, मॉइस्चर के रूप में, पानी के रूप में, किसी भी रूप में, एयर होना चाहिए, है ना, और आयरन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तीनों जब मिलेगा तभी क्या होगा, रस्ट लगेगा। आगे हम देखते हैं कि इन द किचन आयरन, ये सब उदाहरण दिया गया है। अब एक्टिविटी 5.6 कर रहा है, इसको हमको देखना है कि कह रहा है कि गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। कह रहा है कोई एक पतला स्ट्रिप लेना है, मतलब पतला रिबन जैसा मैग्नीशियम का लेना है, और क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। अब सैंड पेपर से उसको रगड़ना है, साफ़ कर देना है। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, और मोमबत्ती के जो मोमबत्ती को जब हम जलाएंगे तो उसके फ्लेम के ऊपर इसको ले जाना है। इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। यह बर्न करेगा किस कलर में, वाइट लाइट के कलर में बर्न करेगा। ओके, वाइट लाइट में बर्न करेगा। कौन बर्न करेगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न करेगा। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग कैंडल के फ्लेम के ऊपर रखेंगे। कह रहा है व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश। जब आपका मैग्नीशियम रिबन कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, कम्प्लीटली जल जाएगा, तो क्या बचेगा, आपको राख मिलेगा। ऐश मीन्स राख। डज दिस ऐश लुक्स लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या यह राख जो है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखता है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है कि केमिकल इक्वेशन में आप मैग्नीशियम ले लेते हैं, जो कि मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में है। ऑक्सीजन तो होगा ही, जब भी कोई चीज़ को जलाते हैं तो बर्निंग बिना ऑक्सीजन के संभव ही नहीं है। ऑक्सीजन का मौजूदगी होना चाहिए बर्निंग होने के लिए। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन किसी चीज़ के साथ जुड़ेगा तो लास्ट में टाइटल के रूप में लग जाएगा MgO। याद रखिएगा MgO, मैग्नीशियम Mg ले लिया रिबन के फॉर्म में, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन याद कर लेना है, एग्जाम्पल में पूछ सकता है। व्हाट विल हैपन व्हेन यू बर्न मैग्नीशियम रिबन
तो आप बोलिएगा कि इसको रिएक्शन के रूप में अगर शो करना हो तो Mg प्लस O2। अब O2 कहाँ से आ गया, चूँकि O2 एटमॉस्फेयर में है और आपको ये याद रखना है कि बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी चीज़ को बर्न ही नहीं कर सकते हो, मीन्स फॉर बर्निंग ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा क्या चीज़, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये था पहला इक्वेशन, और इसमें बता रहा है क्या कि साथ में चेंज को भी आपको बता रहा है, समझा रहा है कि अगर जब मैग्नीशियम रिबन कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास ऐश बचता है जो कि राख है। और राख जो है वो मैग्नीशियम रिबन से कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस है, मतलब एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है। वहीं फिजिकल चेंज में आपने पढ़ा था कि कोई न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन केमिकल चेंज में आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है। आगे हम देख रहे हैं द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। यह जो इक्वेशन है यह मैथमेटिक्स से डिफरेंट है। इस इक्वेशन में आप एरो यूज करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एरो है, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल। ये एरो आपको बता रहा है कि बिकम्स मतलब जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आप कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है, बिकम्स मीन्स क्या हो जा रहा है, क्या बन जा रहा है, तो MgO बन जा रहा है। ठीक है, तो ये बिकम्स को शो कर रहा है, बिकम्स मीन्स इंग्लिश वर्ड है, मतलब क्या हो जा रहा है, यह एरो यही शो कर रहा है। और यह इक्वेशन मैथ से डिफरेंस है। अब हमको केमिकल रिएक्शन एक अलग चीज़ है और इसको बैलेंस करना अलग चीज़ है, तो हम लोग को केमिकल बैलेंसिंग अभी नहीं पढ़ना है, रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं पढ़ना है, हमको बस केमिकल रिएक्शन थोड़ा बहुत जानना है। आगे कह रहा है कि कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ, मीन्स जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर लेते हैं तो आपके पास ऐश आ जाता है, इस ऐश को आपको कलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है और इसको कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ थोड़ा सा पानी में मिलाना है और उसको चलाना है। अब टेस्ट करना है हमको इस मिक्सचर को विथ लिटमस पेपर कि क्या हो रहा है, विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। दोनों लिटमस पेपर को हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर में कि दो प्रकार के, दो कलर में लिटमस पेपर अवेलेबल है, ब्लू और रेड में। दोनों को लिटमस पेपर को यूज करके हमको इस सॉल्यूशन को जो मैग्नीशियम रिबन के राख और पानी से मिलकर बना है उसको टेस्ट करना है। अब क्या यह रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है या ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है, यह आपको टेस्ट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वा सॉल्यूशन। अब पता ही है आपको कि अगर रेड को ब्लू में बदल दिया तो सॉल्यूशन बेसिक होगा और ब्लू को रेड में बदल दिया तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। कर रहा है ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस। जब आप पानी में घोल देते हैं उस राख को तो एक नया सब्सटेंस बन जा रहा है और इसको आप इक्वेशन के रूप में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, तो ये दूसरा केमिकल रिएक्शन है। आपको याद रखना है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जला दिए थे तो हमको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। इसको जब आप पानी में मिलाते हैं वाटर में, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो आपको क्या मिल जाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH ट्वाइस। ये एक दूसरा केमिकल रिएक्शन, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, नोट डाउन कर लीजिए कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है। कैसे बना है, तो ये हमको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड किए हैं और फिर क्या हुआ है, हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया है। आगे कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। जिस फार्मूला के लास्ट में OH लगा हुआ है आपको समझ जाना है वो बेस है, बेसिक इन नेचर है। और जो चीज़ बेसिक इन नेचर है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस है। तो यही कह रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक नया सब्सटेंस है जो कब मिलता है, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घुलाते हैं। अब एक्टिविटी 5.7 कह रहा है डिजॉल्व अबाउट ए टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। मीन्स कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व करना है। कहाँ डिजॉल्व करना है, हाफ कप ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना है। कॉपर सल्फेट क्या हुआ, CuSO4, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं या नीला थोथा। अब कह रहा है इन्हें ग्लास टम्बलर और बीकर, मीन्स एक ग्लास टम्बलर में आपको हाफ कप पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व करना है। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और 1-2 बूंद आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उस सॉल्यूशन में डालना है। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, आपके पास ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, और इस जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है ब्लू कलर का उसको आप उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको निकाल के रख लेना है एक दूसरे ग्लास में, दूसरे बीकर में। कह रहा है ड्रॉप ए नेल और यूज्ड शेविंग ब्लेड। अब कोई भी नेल, या मैंने कहने का मतलब आयरन का मटेरियल है, मेटल का चीज़ है, आयरन मेटल है ना, नेल को या ब्लेड को, यूज्ड ब्लेड को आपको उस सॉल्यूशन में, रिमेनिंग सॉल्यूशन में डालना है। कह रहा है वेट फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे रुक जाइए और ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है उसके कलर को देखिए, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। तो क्या हो रहा था कि आयरन नेल डालने से पहले आप क्या किए थे, उसमें से थोड़ा सा लिक्विड निकाल के एक दूसरे बीकर में रख लिए थे या दूसरे बोतल में रख लिए थे। अब कह रहा है जब आप आयरन नेल को डाल देते हैं तब उसमें कुछ कलर चेंज देखने को मिलेगा। अब पहले वाले लिक्विड से मिलाइए, तो उससे पहले वाले लिक्विड का कलर हम लोग पढ़े थे कि ब्लू कलर का हो जाएगा, जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का है। जब इसमें आप आयरन नेल डाल दिए थे, आयरन सल्फेट डाल दिए तो ये क्या हुआ, ग्रीन कलर का हो गया। जब आप आयरन ऑब्जेक्ट डाल दिए थे तो क्या हुआ था, ग्रीन कलर का हो गया था, रिएक्शन हुआ था। चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विथ आयरन। मीन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कलर में जो चेंज आया है ये क्यों आया है, क्योंकि आयरन के साथ यह रिएक्ट किया है। किसके साथ रिएक्ट किया है, आयरन के साथ रिएक्ट किया है। आगे हम देख रहे हैं कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट न्यू सब्सटेंस। वो कह रहा है ये कलर जो है ब्लू से ग्रीन क्यों हो गया है, ब्लू से ग्रीन इसलिए हुआ है क्योंकि आयरन सल्फेट एक नया सब्सटेंस बन गया है। कब बन गया है? जब उस सॉल्यूशन में हम आयरन नेल को डाले थे। कह रहा है दी ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। अब कह रहा है जो ब्राउन कलर का जो डिपोजिट हुआ है आयरन नेल पर वह एक नया सब्सटेंस है जो कि कॉपर है। कह रहा है वी कैन राइट द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये Cu कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट हम लोग लिए थे जो ब्लू कलर का है, उसमें हम लोग आयरन नेल डाले थे तो हो गया कॉपर सल्फेट प्लस Fe। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? CuSO4 और Fe का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस Fe, क्योंकि आयरन नेल डाले हैं तो प्लस Fe। अब बनेगा क्या चीज़? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन माने FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FeSO4। यह FeSO4 किस कलर का होगा? ग्रीनिश कलर का होगा। ये कॉपर सल्फेट किस कलर का था? ब्लू कलर का था। तो ब्लू से ग्रीन में हो गया। प्लस इसके अलावा FeSO4 के अलावा क्या बन जा रहा है? एक चीज़ कॉपर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? कॉपर बन जा रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ जो हमको इस 5.7 एक्टिविटी में समझना था कि जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन को डालते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, क्योंकि पानी भी था इसमें, जब हम आयरन डालते हैं या आयरन नेल डालते हैं तो क्या हो जाता है? यह रिएक्ट करता है आपस में। रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है आयरन सल्फेट FeSO4। और कॉपर भी प्रोड्यूस होता है। कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था एक्टिविटी 5.7। तो अब हम एक्टिविटी 5.8 देखेंगे। एक्टिविटी 5.8 में क्या कह रहा है? टेक अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। मीन्स एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर का एक चम्मच लें, उसमें एक चुटकी आप बेकिंग सोडा को ऐड कर दें। यू वुड हियर ए हीजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। मीन्स आप क्या सुनेंगे? आप सनसनाहट की आवाज़ सुनेंगे और बबल ऑफ गैस जो है उससे निकलता हुआ महसूस होगा, दिखेगा। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब आपको यह जो गैस निकल रहा होगा उस गैस को आपको लाइम वाटर से पास कराना है। उससे पहले हम बेकिंग सोडा और विनेगर के रिएक्शन को देखते हैं जो इस बुक में दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है कि विनेगर लिए। विनेगर एक एसिटिक एसिड है, एक प्रकार का एसिड है, एसिटिक एसिड है। और इसमें हम बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं, मीन्स डाल रहे हैं, मिला रहे हैं। प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और अदर सब्सटेंस निकलेगा। अब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पास कराना है किससे? लाइम वाटर से। लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास कराना है इस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है यह कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस है और ये अदर सब्सटेंस भी कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस है। मीन्स इसका जो प्रॉपर्टी है वह विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों से भिन्न है, इसलिए ये एक नया पदार्थ है, नया सब्सटेंस है। तो इसलिए यह केमिकल चेंज के कैटेगरी में आएगा। इसको हम आगे समझेंगे। उससे पहले हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिए, इसको लाइम वाटर में डालें। लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। अब CO2 को जब आप CaOH ट्वाइस में मिलाएंगे या इसको रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम का फॉर्मूला Ca होता है और कार्बोनेट का CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको बनेगा और वाटर बनेगा जो कि H2O है। ठीक है, तो ये चौथा रिएक्शन है। जो क्या है चौथा रिएक्शन? आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है इससे पहले वाले रिएक्शन में, विनेगर और एसिटिक एसिड वाले रिएक्शन में, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है और इसको लाइम वाटर में ऐड करना है। अब क्या होगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्शन के स्वरूप आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा वाटर। ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर कंप्लीटली नया सब्सटेंस है जो कि CO2 और लाइम वाटर से भिन्न होगा। तो ये आप जो रिएक्शन देखे हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यह क्या करता है? मिल्क वाटर को, विच मेक्स मिल्क वाटर मीन्स लाइम वाटर मिल्की। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हो रहा है यह क्या कर रहा है? यह लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है। मिल्की मीन्स दूधिया रंग कर देगा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यह मिल्की इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराने पर, किससे पास कराने पर? लाइम वाटर से। वह दूधिया कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। You will use it in chapter 6 to show that the air we breathe out is rich in कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब कभी भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को शो कराना है किसी भी चीज़ में, आप क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को या उस गैस को लाइम वाटर से पास कराइएगा। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होगा तो लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा। तो इन एक्टिविटी 5.6 एंड 5.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस
वेयर फॉर्म्ड। आपने 5.6 से लेकर के 5.8 तक के एक्टिविटीज़ में देखा है कि हर बार या तो एक नया सब्सटेंस बना है या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बना है। इन एक्टिविटी 5.6 द एस वाज द न्यू सब्सटेंस, एस नया सब्सटेंस था जब मैग्नीशियम को बर्न किया गया था, मैग्नीशियम रिबन को। 5.7 में आपने देखा था कि रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट और आयरन का हुआ था, जिसमें आयरन सल्फेट और कॉपर प्रोड्यूस हुआ था जो कि नया सब्सटेंस था। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। कॉपर वाज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड और आयरन नेल पर कॉपर डिपोजिट हो गया था। इन एक्टिविटी 5.8 विनेगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो टर्न किया था मिल्क वाटर को, लाइम वाटर को मिल्की। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बना है क्या आप उसका नाम बता सकते हैं या आपको खुद से सोचना है। अब क्या कह रहा है कि ये चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज तो हम लोग पढ़ लिए थे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल चेंज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। और फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसमें कोई भी मॉलिक्यूलर लेवल पे बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि केमिकल चेंज वैसा चेंज है जिसमें एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनेगा। इस टाइप के चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। और यह भी कह रहा है कि एक केमिकल चेंज जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, केमिकल चेंजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में केमिकल चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं वह केमिकल चेंज का ही नतीजा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहिए, ब्रीदिंग नहीं रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सब केमिकल चेंज ही हैं। ए मेडिसिन इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन केमिकल रिएक्शन। मेडिसिन भी जो है वह इंड प्रोडक्ट है किसका, चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो बहुत सारे यूजफुल रॉ मटेरियल्स वगैरह जो आप पाते हैं वह केमिकल रिएक्शन के कारण ही पाते हैं। इनडीड एवरी न्यू मटेरियल इज ऑब्जर्व्ड बाय स्टडीइंग केमिकल चेंजेस। जो भी नया मटेरियल या नया सब्सटेंस आप डिस्कवर करते हैं वो केमिकल चेंज का ही नतीजा है। तो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंज इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स। मीन्स नया चीज़ जो बन रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा द फॉलोइंग मेक कंपनी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में और भी कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वो क्या क्या है उसको हम लोग इस पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला कह रहा है कि हीट और लाइट जो है वह भी प्रोड्यूस हो सकता है, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। मतलब नया आपको कुछ स्मेल, गंध या सुगंध मिलेगा या नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, दोनों चीज़ है। या एक नया ही स्मेल आपको वहाँ से केमिकल चेंज के दौरान निकलता हुआ मिले। एक कलर चेंज में टेक प्लेस, रंग में भी बदलाव हो सकता है, गैस भी प्रोड्यूस हो सकता है। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोयल, वुड वगैरह जो भी चीज़ जल रहा है ये सारे केमिकल चेंज है। जहाँ भी बर्निंग है, बर्निंग में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ कोई भी चीज़ केमिकल चेंज है। बर्निंग में हमेशा आप देखें कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। अब कह रहा है एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क, ये सब भी क्या है, केमिकल चेंज ही होगा, जिसमें हीट, लाइट ये सब प्रोड्यूस हो रहा है। अनप्लीजेंट गैस रिलीज हो रहा है जो एटमॉस्फेयर को ये पॉल्यूट कर रहा है। तो ये सभी क्या हो गए हैं, केमिकल चेंज ही हो गए। फूड का स्पॉयल हो जाना, मीन्स ख़राब हो जाना, खट्टा हो जाना, ये सब भी केमिकल चेंज के कैटेगरी में आता है। आपने देखा होगा कि एप्पल जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है अगर उसको आप काट के छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस, है ना। अब एप्पल को काट के देख लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं देखें, काट के उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, ब्राउनिश हो जाता है, अलग कलर का हो जाएगा या रेडिश ब्राउन हो जाएगा, मतलब वो सड़ रहा है, तो ये स्पॉयल हो रहा है। दैट मीन्स ये भी एक केमिकल चेंज है। तो क्या रहा है, ये सब चेंज हम लोग देखते हैं। दी चेंजेज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। नया सब्सटेंस बन रहा है इसलिए कलर में चेंज आ रहा है। कह रहा है यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विथ बेस। आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि कैसे आप एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये जो न्यूट्रलाइजेशन है केमिकल चेंज, क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज है, यह हम देखेंगे चैप्टर 4 में। आगे कह रहा है ए प्रोटेक्टिव शील्ड एक बॉक्स में दिया है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। यह क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, कह रहा है यह प्रोटेक्ट करता है हमको हार्मफुल यूवी रे से। यूवी रे जो सन से आता है, कह रहा है ओजोन एब्जॉर्ब करता है इस रेडिएशन को और ब्रेक करता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन ओजोन से डिफरेंट है। और ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, और ऑक्सीजन हमारा O2 के फॉर्म में रहता है। जब O2 के साथ एक O और मिल जाता है तब हमारा O3 बनता है। ये केमिकल रिएक्शन है ओजोन का। तो कह रहा है कि कैन वी
कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज। ओजोन का टूटना एक केमिकल चेंज है। इज इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वेयर नॉट एब्जॉर्ब बाई ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो है ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, हानिकारक किरण जो यूवी रेज है वो पृथ्वी पर पहुंचेगा और हमको बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, लाइफ को थ्रेट हो सकता है। तो ओजोन जो है एक नेचुरल शील्ड की तरह, एक नेचुरल ढाल की तरह, एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह हमको प्रोटेक्ट करता है सन से आने वाले यूवी रेज से। तो ये था ओजोन के बारे में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस, एसिड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ए रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें रिएक्शन बता रहा है कि जब आप पढ़े थे इससे पहले के टॉपिक में कि जब आप आयरन ऑब्जेक्ट को या आयरन के पीस को ओपन एयर में छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक, तो उसमें एक ब्राउनिश लेयर जो है उसके ऊपर आ जाता है, उसी ब्राउनिश लेयर को रस्ट कहते हैं। और रस्ट लगने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। तो रस्ट में भी रस्ट एक प्रकार का केमिकल चेंज है, क्योंकि जो जंग है वो आयरन से डिफरेंट है मटेरियल, एक न्यू प्रोडक्ट है जो बना है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो हम सबसे पहले आयरन लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर लेते हैं। तीन चीज़ लेते हैं, आयरन, ऑक्सीजन, वाटर। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों लेते हैं। जब तीनों आपस में मिलता है तो रस्ट तैयार होता है। रस्ट का फार्मूला क्या है, Fe2O3। Fe2O3 साथ में आप लिख सकते हैं Fe2O3 और .XH2O लिख दीजिएगा, तो ये प्रॉपर फार्मूला हो गया XH2O। तो ये रस्ट का फार्मूला है, आपको याद रख लेना। एग्जाम में रिएक्शन पूछ सकता है कि रस्टिंग के दौरान कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। कह रहा है फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्ट लगने के लिए दो चीज़ का होना काफ़ी कंपल्सन है, एक तो ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा वाटर। वाटर वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, तो कह रहा है in fact if the content of moisture in air is high, which means that if it is more humid, rusting becomes faster। अगर मान लीजिए ह्यूमिडिटी का मात्रा ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो रस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा, ज़्यादा होगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब रस्टिंग से बचाने का उपाय बता रहा है। रस्ट तो लग रहा है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं, जब हम उस आयरन ऑब्जेक्ट को या तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कंटैक्ट से बचा दें या किसी एक के कंटैक्ट से भी बचा दें। मतलब आप ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होने दे रहे हैं फिर भी जंग नहीं लगेगा, और अगर आप ऑक्सीजन होने दे रहे हैं लेकिन वाटर के सप्लाई को रोक दे रहे हैं फिर भी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जंग लगने के लिए इन दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। आयरन के साथ साथ मीन्स आयरन के साथ साथ ऑक्सीजन और वाटर का दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। किसी एक को आप हटा दीजिएगा, रस्ट नहीं लगेगा। तो यही हम काम करते हैं। तो कैसे करते हैं, रस्ट से बचाते कैसे हैं, तो हम लोग अप्लाई करते हैं कोट ऑफ पेंट, या तो पेंट लगा के या तो ग्रीस लगा के, है ना। इनफैक्ट दीज कोट्स क्या करता है ना, प्रिवेंट करता है रस्टिंग से आयरन को। कह रहा है अनदर भी तरीका है, क्या है कि डिपॉजिट करिए, डिपॉजिट मतलब जमा करिए, उसके ऊपर लेप लगाइए। किस चीज़ का, लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक का, है ना, या तो क्रोमियम या जिंक का एक लेयर आप चढ़ा दीजिए आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो इससे भी आप बचा सकते हैं आयरन को जंग लगने से। अब यह क्रोमियम या जिंक के लेयर को आयरन के ऊपर डिपॉजिट जो करने का प्रोसेस है उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, दिस के जगह पर आप दो लिखिएगा आंसर में, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब कह रहा है द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम, ये सब गैल्वेनाइज होते हैं ताकि इसको जंग से बचाया जा सके। कह रहा है ऑन द पार्ट एबव वाटर ऑल्सो, वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। अब कह रहा है कि मोर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मेनी साल्ट्स, समुद्र का पानी है उसमें बहुत प्रकार के साल्ट होते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्ट। जो नमक का मात्रा होता है पानी में, समुद्री पानी में, यह जंग लगने के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। देयरफॉर शिप्स जो है वो जल्दी डैमेज होता है रस्टिंग के कारण। ओके, तो कह रहा है स्टेनलेस स्टील क्या है, इज मेड बाई मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। अब एलोई एक टर्म है, एलोई, यहाँ पर एलोई की चर्चा की गई है। एलोई क्या होता है कि जब आप एक मेटल या नॉन मेटल या एक से ज़्यादा मेटल नॉन मेटल को आपस में मिला करके एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं, इसी को एलोई कहते हैं। इस एलोई में जो मेन सब्सटेंस है उससे थोड़ा अच्छा प्रॉपर्टी होता है। जैसे पहले के ज़माने में लोहे का बर्तन हुआ करता था, जब लोहे का बर्तन होता था तो उसमें जंग जल्दी लगता था, साफ़ कम होता था, चमक नहीं होता था। तो उसमें हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाए, एक कंपोजिशन तैयार किए कुछ मेटल्स को मिला के, जिसका लिस्ट यहाँ दिया गया है। आयरन को कार्बन के साथ, क्रोमियम के साथ, निकल के साथ, मैग्नीज के साथ मिलाएं एक प्रॉपर रेशियो में। रेशियो फिक्स होता है, रेशियो चेंज करिएगा कोई तीसरा चीज़ बन जाएगा। तो एक खास रेशियो है जिसका फार्मूला आपको पढ़ना है, दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है कि इतना परसेंट आयरन लेना है, इतना परसेंट कार्बन लेना है, इतना परसेंट निकल लेना है, और उसको जब आप आपस में मिलाते हैं तो आप एक नया प्रोडक्ट पाते हैं
जो कि एलॉय है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? स्टेनलेस स्टील। अब ये स्टेनलेस स्टील क्यों हो गया, बन गया, क्यों बनाया गया? तो इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें लोहे का जो डल कलर था वो गायब हो गया, ये चमकदार था, यह लोहा से कुछ हल्का था, ये जंग रोधी था, तो ये इसलिए स्टेनलेस स्टील हो गया, इसी को एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय भी बना के हम लोग काम कर सकते हैं। करा सो मच दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। हर साल क्या होता है, जंग लगने, ज़्यादा जल्दी जंग लगने के कारण हम लोग जहाज़ के, जो पनिया जहाज़ जो समुद्र में चलता है, उसके बहुत सारे पोर्शन को हमको रिप्लेस करना पड़ता है ताकि वो सही ढंग से काम करता रहे। ये मॉनेटरी लॉस है, मीन्स इससे पैसे में काफ़ी लॉस होता है। तो ये देखें आप किस प्रकार से नमकीन पानी, खारा पानी में, जिस पानी में नमक वगैरह मिनरल ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी रस्ट को स्पीड कर देते हैं, रस्ट लगने के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। आगे हम क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक को देखेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या कह रहा है कि यू हैव लर्न दैट साल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। आपने सीखा है कि, जाना है कि साल्ट कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, कि जब समुद्री वाटर को कलेक्ट किया जाता है और वाटर इवेपोरेट कर जाता है, फिर जो रेस्ट बचता है वो क्या होता है? सॉल्ट होता है, जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। अब इस प्रोसेस में जो सॉल्ट बनता है वो प्योर नहीं होता है, और इसमें जो क्रिस्टल रहता है वो भी क्लियर नहीं होता है। कह रहा है हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी। लार्ज क्रिस्टल जो होता है प्योर सब्सटेंस का, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मीन्स जिस सब्सटेंस को हमको निकालना है उसके सॉल्यूशन को हम लोग, उसी के सॉल्यूशन से हम उस सब्सटेंस को क्रिस्टल के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं या प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यह एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। जो सब्सटेंस ऑलरेडी है, जो कि इम्प्योर फॉर्म में है, उसको हम लोग प्योर फॉर्म में डिराइव करते हैं। अब एक और एक्टिविटी 5.9 दिया गया, जो कि आपको टीचर के प्रेजेंस में करना है। क्या कह रहा है? यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ? जब कोई भी चीज़ के नाम के पहले डाइल्यूट लगा हो, मतलब वैसे घोल जिसमें पानी का मात्रा हो। बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। पानी को गर्म करते समय सावधान है ताकि हाथ वगैरह न जले। कह रहा है 1 चम्मच क्या करना है? वाटर लेना है एक बीकर में, और उसमें कुछ ड्रॉप जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड करना है। अब पानी को गर्म करना है। जब व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब यह गर्म होने लगता है, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर। इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड कर दीजिए और इसको चलाते रहिए धीरे धीरे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट, और इसमें कॉपर सल्फेट डालते जाना है धीरे धीरे। तब तक डालना है जब तक घुलता रहे। जब घुलना बंद हो जाएगा उस समय हमको कॉपर सल्फेट इसमें ऐड करना बंद कर देना है। अब क्या करना है? फिल्टर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को एक छन्ने की मदद से छानना है। अलाउ इट टू कूल। अब इसको ठंडा होने दीजिए। इसको डिस्टर्ब नहीं करिए सॉल्यूशन को जब तक यह ठंडा ना हो जाए। अब सॉल्यूशन को देखिए आफ्टर सम टाइम। क्या आप कोई क्रिस्टल का निर्माण देखते हैं? कुछ आपको जमा हुआ दिखता है? अगर नहीं तो वेट फॉर सम टाइम, कुछ और समय तक वेट कीजिए। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेज के बारे में अभी तक पढ़ा है। अब ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंज। अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहे हैं उनको आप देखिए और ऑब्जर्व करिए कि कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा केमिकल है। क्योंकि अब आप फिजिकल और केमिकल दोनों के प्रॉपर्टीज़ को, चेंजेज के नेचर को जान चुके हैं, आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ बहुत जल्द हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आने वाले हैं। थैंक यू।